गाय भैंसों को महल नहीं चाहिए जी। उनको एक छोटा सा आरामदायक, उनको एक मड़ई फूसे से भी काम चल सकता है। जी सर। अब कुछ लोग, कुछ पशुपालक हैं जो नए हैं, जानकारी नहीं, वो क्या करते हैं, उसको दूध की मशीन बना देते हैं। जी। अगर किसी गाय से आप दूध लेते हैं ज्यादा, तो आपसे ये आशा छोड़ दीजिए। समय में यहाँ पे टेलीस्कोप रखने वाला हूँ। अच्छा। ताकि सीमन की मूवमेंट्स के बारे में हमको पता चले और तब हम उसको यही करवाएं, ताकि सीमन उसके अंदर जिंदा है या मर गया है। कुछ लोग ऐसे सीमन की स्ट्रॉ बरसों तक वन में घूम घूम, ये एक रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बसुका गांव में, और आप हमारे पीछे जो डेयरी फार्म देख रहे हैं काफी साधारण तरीके से किया जा रहा है। मात्र 24 पशुओं का डेयरी फार्म है, जिसमें कि 13 बड़ी और 11 छोटी पशु है। तो इस डेयरी फार्म की शुरुआत मात्र 14 महीने पहले हुई थी, और सर ने शुरुआत जब किया था तो क्या क्या गलतियां की थी इसको काफी बखूबी से बताया है, और कैसे इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, क्या इनको शुरुआत में परेशानियां आई थी, ये चीज भी इन्होंने इस वीडियो में बता रखा है। और कुछ जो छोटी छोटी जानकारी है, मैं आपको हर एक वीडियो में जानकारी नहीं दे पाता हूँ, वो आज इस वीडियो में मैंने दे रखा है। जैसे जू चिच्चड़ जो भी आपके फार्म में आता है वो कैसे हम निपटाएंगे, या रिपीट ब्रीडिंग होता है तो क्या उसका मुख्य कारण होता है। तो बहुत सारी चीजें कि छोटी छोटी जानकारी जो मैं आपको इस वीडियो में लेने वाला हूँ सर से। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें, जानकारी को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर जानकारी अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। और मैं बता दूं कि मैंने ये भी इसमें जानकारी ले रखा कि अगर किस तरह के व्यक्ति इस डेयरी फार्म के लाइन में आए। सर ने सिर्फ 2 पशु से 14 महीने पहले ही शुरुआत किया था, और मात्र वो भी 60,000 की इन्वेस्टमेंट कर करके। बहुत सारे लोग बड़े बड़े शेड बना लेते हैं और 10-10, 20-20 पशु लेकर के आते हैं, लेकिन नहीं, सर ने बताया, इस सादगी को बताया अपने जवान से कि कैसे डेयरी फार्म को शुरुआत करें। तो आइए हम सर से बात करते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप अपना परिचय बता दीजिएगा सर, और ये आपका डेयरी फार्म कहाँ पे है सर? सर ये मेरा नाम संदीप कुमार जी, ग्राम बसुका, जिला गाजीपुर से। ये जिला गाजीपुर में ही है। तो सर, आपने इस डेयरी फार्म की शुरुआत कब की थी, इसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। सर, हमने डेयरी फार्म की शुरुआत दिसंबर में किया था, दिसंबर 2023 में स्टार्ट किया। अच्छा। नियर अबाउट अभी आज के डेट में 12-13 महीने हो गए। दिसंबर 2022 में ना? हाँ, दिसंबर 2022 में किया था। और कितनी पशु से शुरुआत किए थे सर? 2 पशु से लाए थे सर, 2 पशु से स्टार्ट किया। अच्छा, तो पशु की मतलब इन्वेस्टमेंट, शुरुआती इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा सर। शुरुआत में हम टोटल करीबन 60,000 रुपये खर्चा किया था सर। मात्र 60,000 रुपये से? 60,000 में 2 गाय लेकर के? 2 गाय। अच्छा, तो क्या शेड वगैरह इतना ही बड़ा था उस टाइम या छोटा था? नहीं सर, हमारे पास जब 2 गाय लाए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था सर। अच्छा। हमने सिर्फ नॉर्मल था हमारे पास, हमने उसको एक पहले वाला जो पुराने घर बने थे उसी में हम ला के 2 गाय रखते थे। अच्छा, तो इस शेड का थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई हम जान लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम आपसे बातें करेंगे सर। तो सबसे पहले आप इसकी लंबाई चौड़ाई बताएंगे सर, कितना है? हाँ, इसकी शेड की एक्चुअली सर लंबाई जो है यहाँ से वो 40 फीट है जी, और चौड़ाई जो है इसकी, जो हमारी चौड़ाई है 24 फीट है सर। अच्छा जी सर। और हाइट कितना ले रखे हैं सर? हाइट इसकी सर 16 फीट है सर। 16 फीट की हाइट है जी सर। अच्छा, तो अगर इस तरीके का शेड अगर कोई बनवाना चाहे तो कितना खर्च लग जाएगा सर? सर खर्च करीबन उसका 1.5 से 2 लाख लग जाएगा सर। अच्छा जी सर। मतलब अगर कोई डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है तो वो 1 लाख 2 लाख में भी शुरू कर सकता है? कर सकता है सर, कर सकता है, काफी अच्छा। लेकिन मेरा मानना है सर कि उसको अगर वो नहीं है तो शेड ना बना के अगर मड़ई भी डाल देता है, बांस के फूसे भी डाल सकता है। गाय भैंसों को महल नहीं चाहिए, उनको एक छोटा सा आरामदायक, उनको एक मड़ई फूसे से भी काम चल सकता है। जी सर। तो जब स्टार्ट किए थे सर तो इसका अनुभव आपके पास था? नहीं सर, अनुभव तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर क्या क्या परेशानियां हुआ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं सर। सर शुरुआत में क्या सर, शुरुआत में पहले तो है कि नस्ल की ब्रीड की परेशानी होती है, हमको ब्रीड की पहचान नहीं होती है जी। दूसरा हमारे को उसके अंदर रोग क्या है उसकी पहचान पकड़ नहीं पाते हम लोग। उसके अंदर क्या है, कैसे खान पीन है वो भी नहीं पकड़ पाते हम लोग। तो क्या है कि हम धीरे धीरे हम लोग सर समस्या का समाधान करते करते 6 महीने में तो नियर अबाउट हम 80% खत्म कर चुके थे। अच्छा, ये हमारा मकसद था। तो अनुभव मतलब आप करके ही सीखे? हाँ, करके ही कहीं से प्रशिक्षण फिर आपने? नहीं सर, करके सीखा। कुछ हमारे फार्मर्स है जो अभी कुछ हमारा ग्रुप है जिसमें कुछ पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से भी है, राजस्थान से भी है, उनसे बातचीत चलती रहती है हमारी। अच्छा जी सर। तो जो समस्याएं आई मुख्य रूप से क्या क्या समस्या आपको 6 महीने में झेलना पड़ा, उसके बारे में वो डिटेल्स में थोड़ा सा? हाँ सर, शुरुआती समस्या में सर मेरे को एक मेस्टाइटिस की आई थी जी, और रेड वाटर की आई थी जी, कुछ फीवर्स भी हुए थे जी, ये सब समस्याएं हुई थी। तो उसके लिए फिर हमने डॉक्टर से कराया। तो मेस्टाइटिस का फिर टैकल कैसे किया आपने, देसी उपचार से या मतलब डॉक्टर के द्वारा? शुरू में तो सर हमने, जब हमको पता नहीं था तो हम डॉक्टर से ही पूछते थे, वो आके इंजेक्शन लगा देते थे। इंजेक्शन का इतना तगड़ा हिट होता था कि वो पशु ऑलरेडी दूध कम कर देना आधा हो जाती थी। अच्छा। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो 1 महीने में उतरती। अच्छा। अभी तो फिलहाल में अभी क्या हमने फिर बाद में देखा, फिर इसके बाद हमने जब इसमें छिड़काव क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया
तो हमको बाद में पता चला कि ये जो मेस्टाइटिस है जो वायरस से फैलता है, ना कि कोई रोग है। तो फिर इसके बाद में हमारा सेटल हो गया सर। अच्छा, और रेड वाटर का फिर उपचार? हाँ, रेड वाटर का सर हम डॉक्टर से ही करवाए थे। उस समय क्या हीट ज्यादा था सर पशुओं में, इसकी वजह से मुझे फिर रेड वाटर का भी हमने दवा कराया। इसके बाद अभी कोई समस्या नहीं हुई सर। तो हमने सर देखा है कि जो डेयरी फार्म में है एक रिपीट ब्रीडिंग का ये समस्या काफी होता है। जी। तो ये क्यों होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं आपसे। ठीक है सर। सर रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है हमारे पास में, वो सबसे बड़ी समस्या है फीड के बारे में। जी। हम सर पशु को दूध तो ले लेते हैं सर, जी। लेकिन उसका फीड का ध्यान नहीं रखते सर। हाँ। और फीड जब तक उसका सही न्यूट्रिशंस, सही एनर्जी और सही प्रोटीन नहीं मिलेगा, तब तक वो पशु हमारे को दूध ही देता रहेगा, बच्चा नहीं देगा सर। अच्छा। हमारे को एक पशु का एम होना चाहिए कि एक साल में एक बच्चा तो उससे पैदा करना ही करना है। अच्छा। तो एक बच्चा उससे पैदा करना है, और जो मिल्क प्रोडक्शन देता है वो हमारे लिए उसके बॉडी वेट के अनुसार में वो हमको लेना है। अच्छा। अब कुछ लोग, कुछ पशुपालक हैं जो नए हैं, जानकारी नहीं, वो क्या करते हैं, उसको दूध की मशीन बना देते हैं। अगर किसी गाय से आप दूध लेते हैं ज्यादा, तो आपसे ये आशा छोड़ दीजिए कि अगले आपको सही टाइम पे वो बच्चा देगी। तो ये समस्या आती है लोगों का, ये है। अच्छा। तो रिपीट मतलब क्या आपके पास 14 महीना हो गया तो समय पर सब कंसीव कर जाती है क्या? नहीं सर, शुरू में हमको बहुत दिक्कत आई रिपीट ब्रीडिंग की। यहाँ के जो AI वर्कर भी हैं, तो रिपीट ब्रीडिंग में ऐसा है सर कि नॉलेज की कमी है उनके पास में। नॉलेज जो है AI वर्कर हैं यहाँ पे, वो उस टाइप के वर्कर नहीं है जो कि सही से जो सीमन है वो यूट्राइन में प्लेस कर सके। ऐसे वर्कर्स हैं, वो क्या कुछ उसमें गलतियां भी होती हैं उनकी। सीमन स्टोर लेते हैं वो लोग, लेके आएंगे, निकाला, उनके पास हीटिंग के थ्रो भी नहीं होते हैं। अच्छा। उनको ये नहीं पता कितने टेम्परेचर पे हमारे को सीमन को मूवमेंट कराना है। अच्छा। वो स्ट्रॉ से निकालेंगे, AI में गन में चढ़ाएंगे और सीधा कर दें। अच्छा। कुछ लोग क्या करते हैं, गन में चढ़ाने के बाद में फिर बोलते हैं पशु को बांधो। अच्छा। अब गन में आपने लोड कर लिया सीमन्स को, अब बोल रहे हैं पशु को बांधो, उसका भी टाइमिंग है। आपने गन में आप पहले पशु को सेट करवाइए, पशु को बंधवाइए, फिर उसके बाद में उसको आप फिर उसको AI करने के लिए ले जाइए। तो क्या करते, अच्छा, पशु अगर कहीं जंप ज्यादा कर रहा है तो क्या करेंगे, वो स्ट्रॉ छोड़ेंगे उसके अंदर और रास्ते में छोड़ के, मतलब उसको जो हमारा रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम में छोड़ के चल देते हैं लोग। ठीक है। तो इनको कहने का मतलब है कि जो हमारे AI वर्क्स है थोड़ी प्रशिक्षण में कम है। अगर मेरी वीडियो के माध्यम से जानते हैं तो अच्छा खासा सीखें वो, और फील्ड में आए। उसमें ना पशुपालक की कोई गलती है, ना फीड की गलती है, फीड उस इंडिविजुअल की गलती है। अच्छा। और सीमन की भी अच्छी जांच करके लाए। तो मैं आने वाले समय में यहाँ पे टेलीस्कोप रखने वाला हूँ। अच्छा। ताकि सीमन की मूवमेंट्स के बारे में हमको पता चले, और तब हम उसको AI करवाएं, ताकि सीमन उसके अंदर जिंदा है या मर गया है। कुछ लोग ऐसे सीमन की स्ट्रॉ उसके अंदर, उसमें जान भी नहीं रहती, लोग चढ़ा के चले जाते हैं और बता देते हैं, जो पैसा लेना ले भी लेते हैं। तो यहाँ के वर्कर्स लोगों को पता भी नहीं है, तो इसलिए मैं इनको जागरूक करना चाहता हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं AI टेक्नीशियन की गलती के कारण भी रिपीट होता है? जी सर, AI टेक्नीशियन के भी कुछ कारण है। जी। दूसरा और है सर, एक और इसमें पॉइंट है। अगर आपने AI वर्कर्स को बता दिया कि सर मेरे पास में गाय हिट में आ गई है, AI वर्कर आएगा, वो आया तो वहां से आया, पेट्रोल गाड़ी से आया, आपका AI, अब उसने देखा कि ये तो हिट लाइक तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो AI करवाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पेट्रोल का पैसा लेके जाना है। मुझे ऐसा AI वर्कर इधर होना चाहिए जो आए और देखे कि AI लाइक गाय है तो करे, ना हो तो वापस चला जाए। लोग आते हैं कि आगे अगर नहीं करेंगे तो हमारे पेट्रोल का पैसा भी नहीं बचेगा। तो ऐसे लोगों से भी बचना है हमारे को, ऐसे लोगों को समझना भी हमारे को है। उनको ये है सर। तो स्टार्टिंग में पशु की खरीदारी मतलब आप कहाँ से किए थे, किसान से, मेला से, कहाँ से सर? नहीं सर, हम लोग शुरू में तो सर किसान से, तो जो भी हम लोग सर मेला से तो कभी खरीदे नहीं सर। लेना मेले के अंदर तो क्या सर, आज आप जाइए, जो बूस्टर डोज लगा के लोग गाय देते हैं। अभी हम लोग क्या है, जब किसी जो पशु पालने वाले लोग हैं, हम उनसे मिलते हैं, फिर उनके पास जाते हैं, मिल्किंग करते हैं, फिर उनसे हम लेके आते हैं सर। अच्छा। हाँ, तो मेरे को फिर भी 1-2 kg का तो फर्क आता है। पशु कभी भी जगह बदलेगा सर तो आपके उसके मिल्क प्रोडक्शन में कमी आएगी। अच्छा। ये जेन्युइन बात है। अगर आपके यहाँ फीफर्स तैयार हुआ है, आपके पास जितना दूध दे देगा, दूसरे के पास उतना दूध नहीं दे सकता है। ये हमको और आपको मानना पड़ेगा। जी सर। तो कितने लीटर वाली पशु की खरीदारी अभी तक आपने किया है? सर अभी तक हमने 20+ ही कर पाए हैं बस, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई ब्रीड वाले कोई बंदे आए नहीं। अच्छा। जी सर। मतलब सिर्फ क्रॉस में ही मिलती है? हाँ सर, क्रॉस में ही चल रही है, ब्रीड में नहीं। जी सर। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है सर डेयरी फार्म का सफल होने में फीड के। जी सर। फीड मैनेजमेंट में, तो फीड मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, इस पर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे सर। जी सर। सर हम पहले हमने 3 कंपनियों का फीड यूज किया। जी। अब हम आपके माध्यम से नाम नहीं रखना चाहते हैं किसी कंपनी का सर। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब हम फीड हमने यूज जब से हमने शीतल यूज करना स्टार्ट किया है,
तो शीतल जब से यूज किया तब से मेरी रिपीट ब्रीडिंग की समस्या अच्छा जो कि है मेरे को 95% खत्म हो चुकी है। अच्छा। एक गाय है जो हमको अभी रिपीट कर रही है जी जी। लेकिन उसका अभी समाधान, क्योंकि उसका हमारा जो बैलेंस जो डाइट सब कुछ बन चुका है तो वह BCS डाउन हो चुका है। अभी उस पर चल रहा है कार्रवाई और मेरे को आशा है कि अगले 2-3 महीने में वो भी कंसीव कर जाएगी। अच्छा जी सर। तो शीतल का फीड यूज करते हैं, उसके बाद और क्या खिलाते हैं सर? शीतल के बाद में हम केमिन का पाउडर देते हैं सर। अच्छा। केमिन जो कि अच्छी ब्रांडेड कंपनी है जी। और जो कि पंजाब में छाई हुई है। अच्छा। उसी कंपनी का हम लोग पाउडर चलाते मिनरल हैं। मिक्सचर। जी सर। और यहाँ पे जो लोकल चीज़ है सर, अब लोगों को किसी को गाइड क्या बताना, लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मैंने वो कुछ दूसरी कंपनी का लेके आते हैं, उसी कंपनी का अपना बैनर अपना पोस्टर लगा करके उसको बेच देते हैं। अच्छा। उसमें रेट भी बढ़ा देते हैं और जो कि रेट अभी अच्छा मिलता है हमारे को। मैं केमिन और मेरे पास सामान भी आता है केमिन का, आपके माध्यम से किसी को और जरूरत भी होगी तो केमिन का मेरे से कांटेक्ट करके मेरा नंबर आपको दूंगा, आप उससे बात कर सकते हैं और मेरे से बात कर लेना। तो जैसे 2 टाइम की फीडिंग होती है आपके यहाँ? जी सर। क्या क्या फीड में दिया जाता है ये बताइए? शीतल का फीड कितनी मात्रा में दिया जाता है? सर शीतल का हम लोग फीड सर 1 लीटर पे 300 ग्राम देते हैं और 100 ग्राम हम मेंटेनेंस के लिए देते हैं। अच्छा। 400 मतलब 400 ग्राम। उसके बाद भूसा कितनी मात्रा में जाता है? सर भूसा हमारा सर करीबन एक दोनों टाइम मिलाकर के करीबन 6 kg भूसा देते हैं सर। अच्छा जी सर। अभी तो पुआल का भूसा है तो थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर यही ड्राई मैटर में रहता है, अगर भूसा रहता है तो हम 1.5 किलो 2 kg देते हैं। हरा चारा कितनी मात्रा में देते हैं? हरा चारा सर 5 kg बरसिंग दे रहे हैं सभी को। अच्छा, 5 kg दोनों टाइम का मिला करके? एक टाइम 5 kg। एक टाइम 5 kg। और उसके बाद मिनरल मिक्सचर कितनी मात्रा में जाता है सर? 50 ग्राम दे रहे हैं सर सभी को। अच्छा, उसके अलावा खल वगैरह भी देते हैं? नहीं, खल तो अभी नहीं रख रहे सर। अच्छा, खल नहीं देते हैं। तो जो भी चीजें आप देते हैं सर, क्या वो भिगा करके देते हैं, सूखा डाल देते हैं? नहीं सर, हम लोग अभी तो जो शीतल का है उसमें तो ज्यादा इतना टेंशन ही नहीं है। हमने हम नाद में डालते हैं। अच्छा। उसी में पानी डालते हैं, मिला देते हैं, बस इतना ही काम है। सिंपल काम है, उसका ज्यादा कोई काम नहीं है सर। जी 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 सर। और तो हरा चारा और ये भूसा वगैरह देते हैं सर, तो कीड़ी भी पेट में होता है, डिवार्मिंग वगैरह? हाँ सर, डिवार्मिंग करते हैं सर। कितने दिनों पर सर? डिवार्मिंग हम एक साथ ही सबका 3 महीने में करते हैं सर। अच्छा। डिवार्मिंग भी सर देखियो सर, यहाँ लोगों का कुछ है कि पशु के अंदर कीड़ा कहाँ से हो गया जी, है ना। पशु तो यहीं पे रहता है, कीड़ा कहाँ से हो गया। देखिए सर, जो पहले लोग पशुओं को क्या करते हैं, चराने के लिए भेजते थे तो वहाँ पे हर टाइप की घास खाती थी। कोई तीखी भी होती थी, कड़वी भी होती थी, मीठी भी होती थी, विटामिन भी होता था। अभी क्या हम लोग बांधे पशु आहार खिलाते हैं, सब लोग पशु आहार खिलाते हैं, तो उसमें गुड़ की मात्रा थोड़ी सी रहती है। उसकी मात्रा से पशु के अंदर कीड़े की संभावना 99% बढ़ जाती है। अच्छा। तो इसलिए उसको डिवार्मिंग कराना बहुत जरूरी है। अच्छा। इधर के लोगों को अगर आप बोलेंगे तो बोलेंगे कि कौन सी दवा, ये कीड़े की दवा क्यों दे रहे हो आप, जी जी, ये कौन सी बीमारी है इसके अंदर। तो डिवार्मिंग हम लोग सर 3 महीने पे करते हैं और एक साथ पूरे फॉर्म पे करते हैं। अच्छा। और हम लोग हमेशा सॉल्ट चेंज करते हैं। अच्छा। हाँ, जब भी फेर्मेंडोजॉल दे देंगे, इसके बाद में फिर हम अभी निलजॉल दिए हैं, तो हमारा चलता रहता है। अच्छा। तो ये होगी सर फीड की बात और मैनेजमेंट का। अब हम बात आपसे करेंगे कि मतलब कितने लेबर के सहारे आप इस डेयरी फार्म को मैनेज करें, कितनी पशु है टोटल, पहले ये बताएंगे आप। सर हमारे पास अभी टोटल पशु जो हैं, बड़े जो हमारे पास हैं टोटल 13 हैं। अच्छा। और छोटे आज की डेट में 11 है हमारे पास। अच्छा जी सर, तो हमारे 24 है टोटल। 24। तो कितने लेबर के सहारे आप इसको मैनेज करें? 2 हैं और 2 लेबर रहते हैं काम में। अच्छा। और मैं ओवरऑल पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ और वो हमारे 2 लेबर हैं, वो काम करते हैं। तो जैसे मिल्किंग में अभी कितनी है आपके पास? अभी मिल्किंग में सर मेरे पास टोटल 10 के 10 है। मिड मिल्किंग में पहुंच गई है पूरी। अच्छा। जो कि आपको पता ही है, मैंने 7-8 कर रखा है। मिड मिल्किंग में पहुंची है। तो ये तो कितना दूध निकाल रहे हैं अभी? अभी सर मेरा करीबन 80+ जा रहा है। अच्छा, एक दिन। तो सर मार्केट कैसे पकड़े इसके बारे में, तो क्योंकि आप पूरे गांव के बीच में हैं, जी सर, शहर आपसे काफी दूर है मेरे हिसाब से। तो मार्केट, दूध का मार्केटिंग कैसे आपने स्टार्ट किया, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे। जी सर। सर जब मार्केट तो हमारे से सर 3 किलोमीटर इधर भी है, 3 किलोमीटर दूर है हमारा जी। तो क्या हुआ कि हमारे पूर्वांचल में भी डेयरी का विकास हुआ है जब से ये इधर हमारा बनारस में काशी डेयरी आई है। उसके माध्यम से क्या हुआ कि डेयरी की गाड़ी जब तक गांव में डेयरी बैठ गई तो हमारे को दूध का यहाँ से सेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आया। अच्छा। और शुरुआत में रेट काशी का बहुत अच्छा था, गाय का भी अच्छा था, भैंस का भी अच्छा था। अभी थोड़ा सा कुछ इशू आया है जो दूध सप्लाई में हुआ है कहीं, तो रेट थोड़ा कम कर रखा है। अच्छा। लेकिन अदर डेयरियों से फिर भी अभी ठीक है। अच्छा। जो कि माना अभी सुधा बिहार से देख लेते, कहीं भी देखे तो फिर भी ठीक है। तो जब ये दूध का सेलिंग होना स्टार्ट हो गया तो हमने सोचा कि नहीं, अब जब मार्केट अच्छा चल रहा था तो हमने इसका शुरुआत किया। कितना दूध निकाल लेते हैं अभी? 80 लीटर? जी सर, 80 लीटर। किस रेट से आपका दूध जा रहा है? सर 35 से 40 लीटर के रुपए के लिए। तो 35-40 रुपए बेच करके मतलब मुनाफा ले रहे, नहीं ले पा रहे सर, इसके बारे में बात करें। मुनाफा तो सर ये है कि मैं एक ही, मेरे को ये बड़ी खुशी है कि मेरे साथ जो 2 वर्कर्स हैं वो और मैं
उनका भी परिवार चल रहा है, मेरा भी परिवार चल रहा है। ये मेरे लिए मुनाफा है अभी तक तो। अच्छा। इसका मुनाफा मेरे को 3 साल के बाद पता चलेगा, जब आप अगला वीडियो बनाएंगे तो मुनाफा में पता। तो लोग फोकस से 2-3 तरीके से होता है सर। एक तो गाय बेच करके पैसा कमाना, दूध बेच करके, ब्रीडिंग करके। जी आपका किस पर ज्यादा फोकस है सर? मेरे को दूध पे मेरा फोकस नहीं है सर जी। मेरा दूध पे बिल्कुल फोकस नहीं है, मेरा ब्रीड पे फोकस है। अच्छा। मैं दूध से मैं अभी 2 गाय 3 गाय अभी ला के 4 गाय डाल के भी दूध में पैदा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम असली ब्रीड की असली ब्रीड नहीं लाएंगे यहाँ पे 30+ गाय जब तक नहीं हमारे पास होगा, हमारे जगह इस इन्वायरमेंट में होनी चाहिए तैयार। अगर हम कोई पंजाब से गाय लेके आते हैं वहां तो मेरे को 30+ दे देगा वो, लेकिन यहाँ पे 30+ निकालने के लिए उसको कम से कम 6 महीने तक बर्बाद हो जाएगी वो। अच्छा। तो इसलिए हम क्या करना है कि यहाँ जब तक हम नहीं तैयार करेंगे तब तक हमारा ये विकास नहीं होगा। अच्छा। तो ब्रीड की बात आपने की सर, तो कितनी गाय पर कितनी बछिया अभी तैयार कर रहे हैं आप? सर हमारे पास अभी 10 गाय पे हमारी 8 बछिया तैयार हो रही है। अच्छा, तो ये तो काफी मतलब कॉस्टली महंगा सौदा है सर, 10 गाय पे 8 बछिया। जी सर, जी सर। हाँ महंगा तो है सर जी, लेकिन कहने के मतलब है सर कि अगर आपको कहीं काम करना है हमारे को जी, दूध पे काम करने का मतलब एक लिमिट काम है आपका जी। लेकिन आप जब बछिया पे काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जब नस्ल चेंज होगा तो ऑलरेडी आपको दूध का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, अच्छा। इसलिए आपको दूध पे नहीं भरोसा बातें नहीं करना सर, हमको बछिया और ब्रीड पे बात करना है। तो अगर एक आम किसान अगर ब्रीड करना चाहे तो वो कितनी गाय पर कितनी बछिया पाले तो उसको मुनाफा भी हो जाए प्लस में वो ब्रीड भी तैयार कर ले? सर अगर उसके पास 2 गाय है ना, अगर उसके पास एक भी बछिया है ना, तो भी वो आने वाले 1 साल 1.5 साल में कवर करेगा वो। अच्छा। हाँ, अगर 2 गाय पे एक बछिया भी रखता है वो तो भी कवर। क्यों? अगर 2 गाय है उसका घर का भी खर्चा होगा और उस बछिया का भी खर्चा निकालना है। अच्छा। तो इसलिए क्या स्मूथली धीरे धीरे अगर बछिया तैयार हो जाती है, फिर बीच में एक गाय डाउन भी हो जाएगी, दूसरी गाय से देगा, फिर तब तक बछिया हो जाता है। इस तरह से थोड़ा उसका अच्छा रूटीन बन सकता है। अच्छा, मेरा मानना है। तो सर डेयरी फार्म में हमने एक मुख्य समस्या देखा है कि बरसात के टाइम में जू चिच्चड़ या मक्खी बहुत ज्यादा लगती है। जी जी सर। तो उसके लिए आप क्या अपने पास करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं सर। सर मैं फार्म के ऊपर 1 तारीख को और 15 तारीख को मैं क्लिनिक वैक्सीनेशन कराता हूँ पूरा। अच्छा। सफाई करवाता हूँ जी, और मशीन से छिड़काव करवाता हूँ। किन किन चीजों से सर, क्या क्या होता है उसमें? सर एक फार्मुलिंग करके एक लिक्विड आता है जी, हम उसको 1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम मिलाते हैं। अच्छा। और उससे फायदा ये है कि जब उसका हम छिड़काव करते हैं तो पहली बात तो जितने भी बैक्टीरिया हैं फार्म के अंदर से वो पूरे बैक्टीरिया बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बैक्टीरिया का मतलब जो हमारे मेस्टाइटिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। मेस्टाइटिस का तो संभावना ना के बराबर हो जाएगी। फिर दूसरा एक हमारा जो हम चीचड़ के लिए जो उसका यूज करते हैं वो करते हैं तो हम अल्टरनेट डे में करते हैं। अच्छा। जू चीचड़ जो भी है वो सब तो हम क्या करते हैं कि 1 2 3 में छिड़काव करके अंदर बाहर नालियों में जो भी है आपको कहीं मक्खी नजर नहीं आएगी। तो उससे क्या कहते हैं फॉर्म के ऊपर ये सब हो जाने से क्या है, नहीं तो अगर फॉर्म के ऊपर आपका बैक्टीरिया ज्यादा है तो आप कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बैक्टीरिया से लड़ते रहेंगे, आपके पशु ही लड़ते रहेंगे। तो जो फॉर्मल्डिहाइड आप छिड़काव करते हैं जो भी आपने बताया लिक्विड, तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? जैसे फार्म में अगर पशु पर कुछ ऐसा हो जाए? नहीं सर, पशु का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जब भी पशु को छिड़काव करते हैं आप रूम के अंदर बंद रूम में ना छिड़काव करें। अच्छा। क्योंकि पशु घुटन हो सकती है उसको, क्योंकि वो बहुत ही मतलब कि उसमें से धुआं टाइप से निकलता है। आप मैदान में बैठा हुआ पशु है, आप उस पर छिड़काव करिए तसल्ली से। ठीक है। अभी हमने देखा है कि लोग AI करवाते हैं, 3 महीने के बाद कंफर्मेशन होता है जी सर। तो इसके पीछे मतलब कैसे वो जल्द से जल्द कंफर्म कर पाए, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जैसे कि अभी जब हम लोग AI करवाते हैं जी, AI कराने के बाद में पशु हमारा 28 दिन के बाद में जब हिट में नहीं आता है जी, तो हम लोग का ये मानना होता है, इसका मैं बेसिक आपको शुरू से स्टार्ट करता हूं। जी जी बिल्कुल। हम पशु को 45 डेज में हम रेप्रोमिन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। काविंग जब हुआ, अगर आज से काविंग हुआ तो आज के 45 डेज के बाद में हम रेप्रोमिन स्टार्ट कर दिए। अच्छा। रेप्रोमिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो पशु हिट में आता है जी। जब पशु हिट में आ गया, टाइम से हिट में आएगा तो हमने क्या AI करवा दिया जी। AI कराने के बाद में जब उसका हिटिंग का डेट है, अगर 10 तारीख को है हिटिंग, क्योंकि उसका हिट में आ जाएगी 10 तारीख को। अगर वो 10 तारीख को हिट में नहीं आई है तो हमने क्या करना है, कि 28 दिन के बाद में इस किट के माध्यम से हमने उसको चेक करना है। अच्छा। रेप्रोमिन चलता ही रहेगा जी, हमने इससे चेक करना है जी। हाँ, इसका चेक करने का तरीका बता देता हूँ। बता दीजिए सर। हम इसके अंदर एक नीडल है, नीडल के माध्यम से हमने गाय का कहीं से हमने ब्लड लेना है जी। ब्लड को क्या करना है, किट में डालना है। इसके अंदर किट आती है, किट में डालना है। किट में लिक्विड भी है, लिक्विड और ब्लड दोनों डालेंगे और वो क्या करता है कि यहाँ पे ये बना हुआ है, सैंपलिंग बना हुआ है। तो इसमें जो भी है जी,
अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट तो लाइन दिखाएगा आपको, तीनों लाइन दिखा देगा। अगर सस्पिशियस है तो बीच वाली लाइन डाउट दिखाएगा। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि हमको उसको 30 दिन में हमको पता चल जाता है कि हमारी गाय प्रेग्नेंट है। जी जी। अच्छा, तो अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे, अभी 14 महीने का आपको अनुभव हो गया, आपने ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, तो बहुत सारी डेयरियां सर युवा जो है यूट्यूब देख करके जोश में आते हैं, डेयरी फार्म खोल देते हैं, फिर पता चलता है कि 6 महीने 8 महीने के बाद वो बैठ गया, बंद कर दे। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है सर? सर उनकी जो बैठने का कारण है सर, नॉलेज की कमी है उनको। अच्छा, वो जानकारी नहीं रखते हैं जी। वो कहने ये जो डेयरी फार्म है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि पहले के लोग थे जो बिना जानकारी के होते थे जी। इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो पशु घूमते रहते थे, चारे में चलते थे, घूमते, उनका कोई इतना नहीं था। आज की डेट में ये हो गया कि पशु बंधे हुए रहते हैं जी। उनको हम लोग फीड खिला रहे हैं जी। उनको हमको फेट स्नैप पे दूध देना है हमारे को, तो इसके वजह से उनको जानकारी रखना पड़ेगा। जानकारी नहीं होने की वजह से आपको डेयरी फार्म बंद करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो अगर नए युवा पशु भाई अगर इस डेयरी फार्म के लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है जी सर, रोजगार सभी को मिल नहीं पाता, अगर कोई भाई अगर इस लाइन में आना चाहते तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर देखिए, पहले तो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि पूर्वांचल के जितने भी युवा हैं पहले पढ़ाई करें अच्छे से जी, अच्छे से पढ़ाई करें, पहले पूरी नॉलेज ले लें जी जी, पूरी भर्ती देखें जी। जब बिल्कुल हर जगह से थक चुके हैं वो जी जी, कहीं भी नहीं है, तो उनको मैं जानता हूँ यहाँ तक कि उनको दिल्ली बॉम्बे यहाँ जाने से अच्छा है कि यहाँ पे रहे। तो एक श्लोक के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बरसों तक वन में घूम घूम, ये एक रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है कि बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप धाम पानी पत्थर, हम आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, और देखे डेयरी सेक्टर में क्या क्या होता है। तो ये माध्यम, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको यहाँ समझने की जरूरत है जी। आपको अपने आप को आप ये मत समझिए कि मैं अनपढ़ रह करके कर लूंगा। हमारे साथ लोग इंग्लिश में टॉकिंग करके बात करके हमारे को फॉर्म पे चलाते हैं लोग जी। और वो लोग ग्रेजुएशन किया हुआ है, MBA तक किए हुए लोग हैं। आप अगर इस फॉर्म में अगर हर चीज के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे जी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पहले आप अच्छा खासा जॉब करें, सेकेंड टाइम में सेकेंड लाइफ है ना, अगर हम 20 साल 25 साल कहीं आपने काम किया फिर आके आजमाइए, तो भी बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। हाँ, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं और आपका जुनून है कि मैं करूंगा तो आइए, लेकिन फील्ड में चैलेंज तो है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, रात दिन जगना पड़ेगा। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए जी सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।